Hello students, I am Dr. Nilesh Sawant and I am back with a new lecture on the topic hereditary and evolution. तो hereditary ये टॉपिक का आज का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डोग्मा देखेंगे एंड ये क्या है वही हमको आज देखना है। इसके बाद इवोल्यूशन सेक्शन स्टार्ट होगा। सो अगली वीडियो में हम लोग हेरिडिटरी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है इस टेक्स्ट में वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो देखते हैं पहले आज का सबसे मेन टॉपिक दैट इज दिस सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा मतलब क्या है? देखो ये जो सेल है, मतलब ये जो सेल फंक्शन करता है ना, ये उसका सेल है, फिर ये न्यूक्लियस है और बाकी ऑर्गेनेलीज है। ये कैसे काम करना है ये मदर नेचर ने डिसाइड करके रखा है, उसका एक पैटर्न है या उसका एक स्टेप्स है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। देखो फंडा क्या है, जैसे एग्जांपल मैं शरीर का कोई भी एक फंक्शन लेता हूं, सपोज कर्ली हेयर है मेरे, तो ये कर्लीनेस आया कैसे? तो देखो होता क्या है, तो डीएनए जो होता है अपना, डीएनए जो होता है, मैं इसको थोड़ा ओपन अप कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ ट्विस्टिंग इट मैं उसको पैरेलल बता रहा हूं। तो डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं ना, तो सपोज करो इतना जो सीक्वेंस है ये एक जीन है जो मेरे कर्ली हेयर्स के लिए जिम्मेदार है। ये एक जीन है डीएनए के ऊपर जो मेरे कर्ली हेयर्स के लिए जिम्मेदार है। एक्चुअली कैसे होता है, कर्लीनेस के लिए एक प्रोटीन, तो ये जीन का एक एमआरएनए बनाया जाएगा, जीन को कॉपी किया जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें बताया था डीएनए अंदर है, राइबोसोम्स बाहर है। राइबोसोम अंदर नहीं जा सकते, डीएनए बाहर नहीं आ सकता। तो ये डीएनए का जो कोड है, ठीक है, बिकॉज कर्ली हेयर्स के लिए एक प्रोटीन जिम्मेदार है, मतलब अ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, मतलब रादर द सेल्स ऑफ द हेयर, मतलब जो हेयर फॉलिकल जहां से ग्रो होता है वो सेल्स में एक जीन है, मतलब बॉडी में पूरे जीन है वो। सो हर सेल में वो जीन मौजूद है, बट जो हेड रीजन के है तो वो सेल्स क्या करेंगे, इस जीन का एक कॉपी बनाएंगे एमआरएनए, जो कि ये है। एमआरएनए बाहर आएगा न्यूक्लियस से, ये राइबोसोम्स उससे चिपक जाएंगे, राइबोसोम्स उस एमआरएनए को पढ़कर एक प्रोटीन बनाएगा और ये प्रोटीन मेरे बालों को कर्लीनेस दे रहा है। मतलब फंडा ये है कि शरीर का मेजॉरिटी जो कैरेक्टर है वो एक प्रोटीन दर्शाता है। मतलब जब अपन अपना सेल एक प्रोटीन बनाता, अलग अलग प्रोटीन से, फिर कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, तो ये हार्मोन्स काम करते हैं, तो एक सर्टेन फंक्शन के लिए बॉडी में एक सर्टेन प्रोटीन है, बॉडी का एक कैरेक्टर एक प्रोटीन रिप्रेजेंट करता है। वो प्रोटीन का कोड एमआरएनए पे होता है और वो एमआरएनए कहां से बना है हमने, डीएनए। तो यही है सेंट्रल डोग्मा। शरीर का कोई भी फंक्शन कैरी आउट करना है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लगते हैं, बट प्रोटीन मॉलिक्यूल का जो कोड है, प्रोटीन मॉलिक्यूल का कोड मतलब क्या, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड। और ठीक से देखो, सपोज एग्जांपल ए बी सी डी ई, ये ही सीक्वेंस है, ये 5 अमीनो एसिड मिलकर एक अगर प्रोटीन बनता है और गलती से ये कोड में एक गफला हो गया कि ई पहले लग गया और डी बाद में, ये प्रोटीन ही बदल जाएगा, ये प्रोटीन अलग होगा। फिर ये प्रोटीन क्या काम करेगा वो देखना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। मतलब एक अमीनो एसिड इधर उधर हिल गया ना, प्रोटीन ही बदल जाता है, मतलब अब ये वो सेम प्रोटीन नहीं होगा। तो ये सेल का काम करने का तरीका है। शरीर का हर एक कैरेक्टर एक प्रोटीन कंट्रोल कर रहा है। वो प्रोटीन बनेगा तो वो कैरेक्टर दिखेगा, वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो कैरेक्टर नहीं दिखेगा। तो इसलिए जिन लोगों के बाल कर्ली है, मतलब उनके बॉडी में एक ऐसा प्रोटीन बन रहा है जो उनके बालों को कर्लीनेस दे रहा है, और जिन लोगों के बाल स्ट्रेट है उनमें कोई बालों से रिलेटेड वैसा कोई प्रोटीन बन नहीं रहा है, इसलिए उनके बाल स्ट्रेट है। सो एक हो गया। तो हम लोग यहाँ पे एक सेंट्रल डोग्मा क्या है वो पहले पढ़ लेते हैं। सेंट्रल डोग्मा मतलब ये मदर नेचर ने सेल को कोई भी कैरेक्टर कैसे एग्जीक्यूट करना है ये दिया हुआ एक, बोल सकते ना ब्लूप्रिंट, एक ब्लूप्रिंट है कि काम कैसे करना है। ठीक है, सो सेंट्रल डोग्मा में हमेशा देखो सेल में डीएनए होता है,
अब देखो एक और सेंट्रल डोग्मा का किस्सा होता है, डीएनए डुप्लीकेट होके भी डीएनए बोल सकते हैं, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। इस प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा का फर्स्ट स्टेप भी आता है रेप्लिकेशन। तुम्हारे बुक में ये नहीं दिया, तुम्हारे बुक में यहां से दिया है, ठीक है, तो तुम वही लर्न करोगे। बट सेंट्रल डोग्मा में रेप्लिकेशन का भी आता है डीएनए, क्योंकि एक सेल जब दो सेल में बटेगा तो यहाँ पे एक ही डीएनए की कॉपी है, इन दोनों सेल्स में भी तो वही डीएनए चाहिए ना, तो इसको भी रेप्लिकेट किया जाएगा और फिर एक इसको दिया जाएगा, एक इसको दिया जाएगा। सो सेंट्रल डोग्मा में जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो डीएनए को भी रेप्लिकेट करते हैं। फिर डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ये लर्न रखना है और यही उसकी डेफिनेशन है। ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस बाय विच एन एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डीएनए। एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए भी चल जाएगा, कोई भी आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, जब डीएनए से उसे बनाया जाएगा उस प्रोसेस को अपन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब ठीक से देखो, एंड ऑब्वियसली एमआरएनए फाइनली बनाता है, उससे बनते हैं प्रोटीन्स और ये प्रोटीन्स शरीर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तुम्हारे बुक में सेंट्रल डोग्मा एक्चुअली सिर्फ इतना ही दिया है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन क्या है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा प्रोसेस में, और वो प्रोटीन वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा में ये भी आता है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी आता है। एक और करंटली इन, मतलब ये जब ओरिजिनली दिया था तो इट वाज इन समवट इन 1940s 50s में ये सेंट्रल डोग्मा डिस्कवर्ड था, बट 1960s 70s में एक और शुरू हो गया, इसमें ये उल्टा भी जा सकता है। इसे हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या? डीएनए से आरएनए बनाना, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बट उल्टा आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं? बिकॉज कोविड-19 का जो वायरस है वो यही कर रहा है, एमआरएनए से वो डीएनए बनाता है। क्योंकि रीजन है, कोविड का जो वायरस है वो आरएनए है, हमारे सेल्स, हमारे जो सेल्स है उसमें जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है। अगर इस वायरस को, इस सेल को इन्फेक्ट करना है, इसको भी डीएनए चाहिए टू इन्फेक्ट, तो ये क्या करता है, ये इसके अंदर एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक, जो जब वो किसी सेल के कांटेक्ट में आएगा वो अपने आरएनए को डीएनए कर लेता है और फिर वो डीएनए अपने सेल में इंजेक्ट करता है। मतलब ये वायरस अपने सेल में घुसेगा, ये इसका डीएनए, फिर तो अब उसका डीएनए मैं ऑरेंज से बता रहा हूं, ठीक है, उसका डीएनए ये ऑरेंज है, तो ये जब अंदर आ जाएगा तो ये उसका डीएनए अपने डीएनए के साथ ऐड कर देगा। मतलब वो अपना डीएनए यहाँ पे छोड़कर इंसानी डीएनए में उसका डीएनए मिक्स हो जाता है और फिर अपना ही सेल वायरसेस बनाता है। मतलब इंसानी सेल ही वायरस की फैक्ट्री बन जाती है और ये वायरस फिर दूसरे सेल्स को खराब करेगा और इस तरीके से वायरसेस काम करते हैं। पर अगर ये वायरस अगर डीएनए नहीं बन पाया ना तो ये इंसानों को इन्फेक्ट नहीं करता। तो करंटली जो काम चल रहा है, तो देखो ना, इसलिए वैक्सीन्स बनानी है ना तुम्हें, या उसके ऊपर दवाइयां बनानी है या जो भी रिसर्च है, तो तुम्हें उसका पहले मोड ऑफ एक्शन, वो कैसे बना है, किन चीजों से बना है, वो समझना पड़ेगा। करंटली मैं तुम्हें बताऊं, इसके ऊपर नहीं, कोविड के ऊपर अभी फिलहाल काम चल रहा है। इसका क्लासिक एग्जांपल है एचआईवी की दवाइयां, एड्स का भी वायरस एक इसको उल्टे बोलते हैं, इनको हम रेट्रो वायरस बोलते हैं। रेट्रो वायरस मतलब जो अपना आरएनए को डीएनए कर सकता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, मेजॉरिटी वायरस हमने पढ़ा है डीएनए वाले होते, मैंने बताया था। सम वायरसेस आर मेड अप ऑफ आरएनए। सो वो क्या करते हैं, अगर उन्हें किसी यूकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट करना है, आरएनए वाले वायरस को, उन्हें अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड तब वो उन सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं।
तो हमने HIV के ऊपर हम बोलते हैं परमानेंट इलाज नहीं है। क्यों? रीजन, हम लोग उन बैक्टीरिया को मार नहीं रहे, मतलब जिन लोगों को HIV है हम उनको दवाइयां दे रहे हैं, तो दवाई कर क्या रही है? वो दवाई क्या करती है? उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। एड्स वाली जो दवाई है वो क्या करती है? वायरस, जो उस इंसान के शरीर में वायरसेस है, उन वायरसेस के अंदर जो एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए करता है, उसी को वो ब्लॉक कर रही है वो दवाई। अब इसलिए होता क्या है, ये वायरस अब और नए सेल्स को तो खराब नहीं करेगा, पर जो सेल्स ऑलरेडी एचआईवी एड्स से इन्फेक्ट हो एचआईवी से इन्फेक्ट हो चुके हैं, हम उसे ठीक नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं एचआईवी में कि और नए सेल्स वायरस से इन्फेक्ट ना हो, हम सिर्फ यही देख रहे हैं। इसलिए एचआईवी के पेशेंट्स को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है, मतलब उनकी बीमारी का असर कम हो जाता है, क्योंकि शरीर में वो फैलता नहीं है। इवेंचुअली उनकी मौत तो होनी है, सबकी मौत होनी है, बट इनकी प्री मैच्योर डेथ जल्दी हो जाएगी, बिकॉज अगर एचआईवी हो गया विद इन नेक्स्ट 10 इयर्स इसका टिकट कभी भी कट सकता है। सो डिपेंड करता है। तो ये दवाई लोगे तो ये 10 साल का मैं 15-20 साल कर सकता हूँ, बस इतना ही है। सो दवाई लेने से ये कंटिन्यूसली लोगे, जो डैमेज ऑलरेडी वायरस ने किया है हम उसे नहीं सुधार रहे, हम सिर्फ और डैमेज ना हो इसलिए वो दवाइयां काम कर रही है। क्योंकि देखो, तो प्रिंसिपल क्या है, हमने ये किया है। अब करंटली जो बोल रहे हैं वैक्सीन नहीं है, हम बोल रहे हैं कि वो वायरस को भी मार सकता है। तो सिंपल सी बात है, तो ये रिसर्च का, तो ये सेंट्रल डोगमा है जो तुम्हें समझना है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी फील्ड है, हम देखते हैं अब ये काम कैसे होता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि इंसुलिन कैसे बनता है। तो देखो, हम पूरा प्रोसेस एक सिंगल गो में देखने वाले हैं कि सेल में एक प्रोटीन कैसे बनता है। बिकॉज देखो कैसा, मैं इसकी क्रोनोलॉजी लगा रहा हूं। देखो, शरीर का एक फंक्शन है कि हमें ब्लड में शुगर लेवल कम करना है। शरीर का ये एक फंक्शन है ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करना। ऑब्वियसली ये कौन कर रहा है? इंसुलिन। इंसुलिन नामक ये एक प्रोटीन है जो कि ऑब्वियसली वी कॉल इट एज हॉर्मोन्स, बट हार्मोन वो प्रोटीन है। ये प्रोटीन का काम क्या है? खून में जो शक्कर घूम रही है उसको सेल्स में भरना है, एंड ताकि ब्लड से शुगर का लेवल कम हो। तो ये एक फंक्शन हो गया, एक कैरेक्टर हो गया बॉडी का। अब ये इंसुलिन जो है ना, अब देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये इंसुलिन बनता है, मैं जानबूझ के वो भी बता रहा हूं, ये 4 अमीनो एसिड से बनता है। पहला है मिथ्योनिन, ठीक से ध्यान देना, मिथ्योनिन। दूसरा है फिनिलएलानाइन सपोज, अब मैं एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट इंसुलिन 51 अमीनो एसिड्स का है। अब मैं पूरे 51 तो ड्रॉ नहीं करने वाला, तो मैं समझे इसलिए मैं उसे सिंपल मैनर में बता रहा हूं। ल्यूसिन करके एक है, एंड सेरीन। तो ये 4 अमीनो एसिड मिलकर, ये 4 अमीनो एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं? इंसुलिन। अब देखो ये कैसे बनता है। अब डीएनए जो है, अब मैं जानबूझ के सिर्फ ये 2 स्ट्रैंड्स, देखो एक 3 प्राइम 5 प्राइम, सबको पता है ये क्या है, ये उनकी डायरेक्शंस है, मतलब एक इस डायरेक्शन में जा रही है तो एक इस डायरेक्शन में। दिस इज अपस्ट्रीम, दिस इज अपस्ट्रीम। तो अगर ये अपस्ट्रीम है तो इसी सेंस में अगर बोलो तो ये डाउनस्ट्रीम जा रही है, ये डाउनस्ट्रीम। ये अगर ऊपरी डायरेक्शन है सपोज, अब ये ऐसा ड्रॉ किया होता मैंने तो समझ सकते थे 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 5 प्राइम 3 प्राइम। सो ये डाउनस्ट्रीम जा रही है तो ये अपस्ट्रीम जा रही है, ऐसा उसका मतलब होता है। तो मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल निकाला, ठीक है। अब देखो वही समझाने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब ये है डीएनए, अब हमको पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन ट्रैक, क्योंकि देखो ये इंसुलिन इन्हीं 4 अमीनो एसिड से जो बन रहा है ना, इसका कोड छपा है डीएनए पे। एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक से देखो। अब मैं इस, क्योंकि मुझे अब थोड़े वो जेनेटिक कोड्स पता है उन अमीनो एसिड के, तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। सपोज देखो कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में रैंडमली ले रहा हूं।
सपोज ये डीएनए सीक्वेंस है, सपोज ये डीएनए सीक्वेंस है, ऑब्वियसली दोनों डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या, ये एक स्ट्रैंड पे अगर ये है तो देखो इसके सामने ऑपोजिट लगा होगा ना, तो बोलो तो ये भी छोटा मोटा क्वेश्चन तुम्हें शायद एग्जाम में आ सकता है। टी के ऑपोजिट, तुम्हें पता है डीएनए में बेस पेयरिंग क्या होती है, एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विद थाइमीन एंड ग्वानिन विल ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन। तो अगर इधर टी है, ये डीएनए चल रहा है, दिस इज डीएनए, ठीक है। सो टी के ऑपोजिट क्या आएगा, ए के ऑपोजिट क्या आएगा, टी, सी के ऑपोजिट क्या आएगा, जी, यहाँ पे 3A है तो यहाँ पे 3T हो गए, GT मतलब CA, GAG मतलब CTC, TAG तो ATC और A का मतलब आएगा T। तो ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक रन करती है 3 to 5, एक रन करती है 5 to 3। नाउ इसका जो कोड है वो तुम्हें बता देता हूं मैं। एक्चुअली ये 3, देन ये 3 और ये लास्ट के 3, तो बीच बीच में कुछ इंटरफेयरिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। देखो तो ये डीएनए है, अब ये जो है ना वो 4 अमीनो एसिड का कोड ये है। तो डीएनए पे जो कोड होता है ना, डीएनए पे, ये वर्ड तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूं, ध्यान दो, इसको बोलते हैं कोडोजेन। मतलब ओरिजिनल डीएनए पे, ओरिजिनल जो सेल का डीएनए है उसके ऊपर इस प्रोटीन का जो कोड है उस कोड को बोलते हैं कोडोजेन। अब देखो क्या होता है, स्टेप 2 इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये ओरिजिनल डीएनए था। तो जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो जब अपना खाना खत्म होता है तो ब्रेन को तो पता चल गया है कि खाना खत्म हो गया है, तो ब्रेन विल सेंड अ सिग्नल टू पैनक्रियास कि भाई इंसुलिन बनाओ। तो वो सिग्नल उस सेल के, पैनक्रियास के सेल्स के डीएनए को जाता है। अब डीएनए को समझ जाता है कि उसको इंसुलिन बनाना है, तो वो सेल क्या करेगा, अब इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक से देखो, मैंने बताया था आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो अब इस डीएनए को थोड़ी देर के लिए खोल दिया जाएगा। तो मैं एक ही स्ट्रैंड दिखा रहा हूं, क्योंकि हमेशा याद रखना एमआरएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली स्ट्रैंड से ही बनेगा, जो अपस्ट्रीम स्ट्रैंड है, इससे एमआरएनए नहीं बनने वाला। ठीक है, सो इधर कोड क्या था, दैट वाज टी ए सी सी ए जी टी जी ए जी, फिर एक टी है, फिर है ए जी ए। तो ये है डीएनए का ओरिजिनल स्ट्रैंड। अब इसको कॉपी करके एमआरएनए में ऑरेंज से बता रहा हूं। अब तुम मुझे बताओ आरएनएस में बेस पेयरिंग क्या होता है। मैंने डिस्टिंग्विश पिछले वीडियो में बताया था, एडेनाइन विल पेयर विद यूरैसिल एंड ग्वानिन विल पेयर विद साइटोसिन, बराबर। तो इस डीएनए को थोड़ी देर के लिए खोल लिया जाएगा, उतना ही सेक्शन है, पूरा डीएनए को खोलने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये कोड कॉपी करना है, बिकॉज़ ये कोड उस इंसुलिन का है। तो देखो इसका ऑपोजिट क्या आएगा, टी का ऑपोजिट ए, इसका ऑपोजिट यू, ए के ऑपोजिट एमआरएनए पे यू होता है, सी के ऑपोजिट जी। तो बोलो इसी तरीके से जी यू यू यू, 3 ए है ना तो 3 यू, देन सी यू, देन सी यू, सॉरी इधर ए होगा, एक टी के ऑपोजिट ए होगा, सी ए सी यू सी, देन दिस इज यू, दिस इज यू, दिस इज सी, दिस इज अगेन यू। तो इससे हमने कॉपी कर लिया, मतलब डीएनए पे जो कोड है ना इंसुलिन का, उस कोड को मैंने यहां पे कोड कर दिया। दिस इज योर एमआरएनए, दिस इज योर एमआरएनए व्हिच इज फॉर्म्ड ओवर हियर। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वर्टिंग, वी कैन से कॉपिंग डीएनए टू एन एमआरएनए। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से
mRNA पे वो मतलब उससे mRNA बनाना या कोई rRNA tRNA RNA बनाने के प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, पर फर्स्ट में जैसे ये बन जाता है ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, कंप्लीट नहीं, तो दिस विल गो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आरएनए, दिस इज इमेच्योर्ड आरएनए, इसे हम इमेच्योर्ड आरएनए बोलते हैं। बिकॉज देखो एमआरएनए पे छपे होते हैं कोडॉन्स, तो देखो ये वाला जो है AUG, देन ट्रिपल यू, देन CUC एंड UCU, ये एक्चुअली उन चारों के कोड्स है। तो एमआरएनए को पहले थोड़ा क्या बोल सकते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। ये इमेच्योर्ड एमआरएनए है, इससे एक मैच्योर्ड मतलब जो अननेसेसरी वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो निकाल दिए जाएंगे एंड इससे एक फिनिश्ड एमआरएनए बनाया जाएगा AUG, UUU, CUC, UCU। अब एमआरएनए पे जो ये कोड्स है ना वो तीन तीन के इसमें पढ़े जाते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिलकर बनता है कोडॉन, और ये कोडॉन किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। सो ये एक हो गया, मैं जानबूझ के अलग अलग कलर्स यूज कर रहा हूं। सो ये ब्लू वाला दूसरा अमीनो एसिड का कोड है, ये वाला तीसरे अमीनो एसिड का कोड है, और ये चौथे अमीनो एसिड का कोड है फॉर दैट इंसुलिन। अब ये जो बन गया फिनिश्ड एमआरएनए है, ये एमआरएनए 5 to 3 होता है, ये भी 5 to 3 बना है, क्योंकि देखो ओरिजिनल डीएनए 3 to 5 है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा 5 to 3। तो इसमें थोड़ी काट छाट करके इसको इमेच्योर से मैच्योर्ड बना के अब ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है, किधर, साइटोप्लाज्म में, और इसके साथ फिर कौन मिल जाएगा, राइबोसोम्स। राइबोसोम फिर इसको रीड करने का काम करेंगे, मतलब ये आया एमआरएनए, दिस इज AUG, UUU, CUC, UCU। ठीक है, तो ये कोड है। अब इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम आके इसके ऊपर चिपक जाएगा। अब राइबोसोम देखो एट अ टाइम 3 कोड ही रीड करता है, ये है कोडॉन। राइबोसोम के अंदर एक कॉइल्ड मैनर में rRNA होता है, जिसके ऊपर ये जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कि AUG का मतलब मिथ्योनिन, ये उस rRNA पे कोडेड होता है। तो राइबोसोम को पता है, मतलब निचला सेगमेंट ऑफ राइबोसोम पढ़ता है AUG, वो ये सिग्नल भेजता है बड़े यूनिट ऑफ राइबोसोम को कि बाबा AUG का मतलब क्या है, ढूंढ भाई। तो वो अपने डिक्शनरी में देखता है, अच्छा AUG का मतलब मिथ्योनिन है, सो ही विल सेंड अ सिग्नल इन द साइटोप्लाज्म। तो एक ट्रांसफर आरएनए करके जो है वो मिथ्योनिन लेकर आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे मिथ्योनिन लेकर आ जाएगा, और मिथ्योनिन लेकर फर्स्ट अमीनो एसिड यहाँ पे मिथ्योनिन जोड़ देगा। फिर ये राइबोसोम शिफ्ट होगा टू द नेक्स्ट कोडॉन। अब ठीक से देखो, ये राइबोसोम जो है उसने पहला कोडॉन पढ़ लिया, तो ये एमआरएनए आगे सरक जाएगा, या तुम बोल सकते हो राइबोसोम अगला यूनिट पढ़ने चला जाएगा। राइबोसोम अगला यूनिट पढ़ने चला जाएगा, तो वो देखता है ट्रिपल यू है, फिर वो अपने डिक्शनरी में ढूंढता है कि ट्रिपल यू कौन है, तो ट्रिपल यू होता है फिनिलएलनाइन। मतलब ट्रिपल यू ये कोड होता है फिनिलएलनाइन, ये था मिथ्योनिन, और फिर लगे हाथों वो इन दोनों को भी जोड़ देता है अमीनो एसिड्स को बाय पेप्टाइड लिंकेज। फिर ये नेक्स्ट की तरफ बढ़ेगा, यही राइबोसोम फिर नेक्स्ट पे बढ़ता है, फिर वो कौन लगाएगा, ल्यूसिन, और वो ल्यूसिन को फिनिलएलनाइन से भी जोड़ देगा। फिर ये लास्ट पोजीशन पे आएगा, जो ये लास्ट कोड पड़ेगा वो आता है सेरीन, तो वो सेरीन को भी इसके साथ जोड़ देगा। फाइनली ये प्रोटीन बाहर छोड़ दिया जाएगा, राइबोसोम निकल जाएगा, एमआरएनए सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो राइबोसोम जो तुम देख रहे हो ना एमआरएनए पे शिफ्ट हो रहा है, इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। राइबोसोम जो 3 कोडॉन रीड कर रहा है और शिफ्ट हो रहा है ऑन द एमआरएनए, उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। एंड इसके एंड में जो ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया है, मतलब एमआरएनए के कोड को अमीनो एसिड की
चेन में कन्वर्ट करना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो ये अमीनो एसिड सीक्वेंस मतलब ही इंसुलिन, तो पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करेगा और फिर वो शरीर का जो काम है, फंक्शन है ब्लड शुगर को कम करना, ये वो काम करता है। सो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। एक बार शॉर्ट रिकैप देखते हैं। डीएनए पे इंसुलिन का कोड होता है, ठीक है, डीएनए पे इंसुलिन का, बट वो थोड़ा सा अनफिनिश्ड फॉर्मेट में होता है, कुछ अननेसेसरी न्यूक्लियोटाइड्स भी बीच में होते हैं, बट जो भी है ये जो 4 है ये एक्चुअली इंसुलिन का कोड है जो डीएनए पे है, उसे हम कहते हैं कोडोजन। डीएनए पे जो कोड है उसे कोडोजन, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, सिर्फ याद रखो। फिर ये डीएनए को खोलकर उससे एक एमआरएनए जेरोक्स कॉपी मारी जाएगी, बट जेरोक्स कॉपी में एक फर्क है, ए के ऑपोजिट टी होता है ऑन डीएनए, ए के ऑपोजिट टी होता है डीएनए पे, पर जब एमआरएनए छापा जाएगा ए के ऑपोजिट क्या लगा दिया जाएगा? यू। तो इस प्रोसेस को जब डीएनए से एमआरएनए बनता है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बट जैसे ही ये पहले बनेगा, ये एक अनफिनिश्ड एमआरएनए है, इसमें से अनवांटेड चीजों को स्प्लाइस, इसे हम स्प्लाइसिंग कहते हैं, कट करके उससे मेन एमआरएनए, फंक्शनल एमआरएनए बनाया जाएगा न्यूक्लियस में ही। एंड फिर ये फिनिश्ड बाहर आता है राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम इससे आके चिपकते हैं उसके 5 प्राइम एंड पे, एंड ये 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड पे चिपकने के बाद राइबोसोम के 2 यूनिट्स होते हैं, लार्जर एंड स्मॉलर। लार्जर जो यूनिट है वो एट अ टाइम, और जो स्मॉलर को ये एमआरएनए चिपकता है, स्मॉलर यूनिट को एमआरएनए चिपकता है, एंड वो ऐसे अलाइन होता है कि एट अ टाइम सिर्फ 3 कोड्स पढ़े जाए, एट अ टाइम सिर्फ 3 कोड्स। तो ये जो कोड है जो एमआरएनए पे होता है, हम उन्हें क्या बोल रहे हैं? कोडॉन्स। डीएनए के कोड को कोडोजन, इसके वाले को कोडॉन। तो राइबोसोम ऐसे अलाइन होता है कि एट अ टाइम एक कोडॉन वो पढ़ता है, फिर ये अपने ग्लॉसरी डिक्शनरी में उसके पास आरआरएनए होता है जो वो कोड जानता है। एयूजी का मतलब क्या? ही सेंड्स अ सिग्नल जिससे टीआरएनए वो अमीनो एसिड लेके आएगा और उसको यहाँ पे रखा जाएगा। नेक्स्ट ये राइबोसोम शिफ्ट हो जाएगा टू द नेक्स्ट कोडॉन टू रीड दैट। वो देखता है ट्रिपल यू, उसका मतलब उसको अपने ग्लॉसरी में चेक करेगा, उसको पता है फेनिलएलानाइन है, तो वो सिग्नल भेजेगा वापस नया टीआरएनए। तो टीआरएनए का काम ही है ट्रांसफर आरएनए, वो सिर्फ अमीनो एसिड्स को इस साइट पे लेके आएगा ताकि वो चेन बनाई जा सके। तो ऐसे करके चारों अमीनो एसिड्स को एक बाय एक रखकर उन्हें जोड़ दिया जाएगा। सो ये जो मूवमेंट है ना राइबोसोम का जो मूवमेंट है ऑन द एमआरएनए, इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। एंड एट द एंड जब चारों अमीनो एसिड जुड़कर रेडी है, मतलब प्रोटीन रेडी है, राइबोसोम्स निकल जाएंगे, एमआरएनए डिटैच हो जाएगा और ये प्रोटीन अलग सा सेपरेट होगा, उसी को हम लोग कहते हैं इंसुलिन। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, मतलब एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसलेशन। एमआरएनए को पढ़कर जो अमीनो एसिड सीक्वेंस लगा के प्रोटीन तैयार किया जाता है, हम उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। एंड बाद में वो प्रोटीन अपना काम शरीर में करता है। सो इस तरीके से ये जेनेटिक्स है, अपना शरीर का हर एक कैरेक्टर इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। मतलब देखा है कुछ जनों के आंखों का कलर, अब जैसे अपना ब्लैक है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी के ब्राउन आईज होते हैं। क्यों? क्योंकि उस आइरिस में एक पिगमेंट होता है जो वो कलर दे रहा है। पिगमेंट क्या है? अगेन प्रोटीन। वो पिगमेंट क्या है? प्रोटीन। तो जिनकी आंखें नीली है, तुम जो देख सकते हो आइरिस नीली, मतलब उनके डीएनए पे एक जीन होगा जो वो ब्लू कलर के लिए जो प्रोटीन है वो बनाता होगा। तो वो प्रोटीन मतलब डीएनए के कोड को पढ़कर एमआरएनए से वो प्रोटीन बनाया जाएगा। वो प्रोटीन उनकी आंखों के आइरिस में बनता है, एंड इसलिए उनकी आंखों का कलर ब्लू होता है। सो फॉर दैट रीजन इस तरीके से ये जेनेटिक कोड्स काम करते हैं, ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। तो जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर इन अ बॉडी, दिस इज जेनेटिक्स। तो होप सो सबको ये समझा होगा। तुम्हें सिलेबस में आगे एक और चैप्टर है रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी, उसमें तुम्हें रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स वगैरह में ये सब काम आएगा, इसलिए उस वक्त में होप सो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वीडियो, चारों वीडियोस बार बार देखो, उसमें
छोटी छोटी चीजें मैंने बताई जो तुम्हें आगे के लेसन्स में जरूर काम आएंगी। सो टिल देन स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि है इवोल्यूशन। उससे पहले हम हेरिडेटरी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू लेटर।